अस्सलामुअलैकुम। उमर अकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक आई है क्लास मैट्रिक के लिए, उसका फर्स्ट चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग की एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इस चैप्टर के जो है कंटेंट्स को देखते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास 4 बेसिक टॉपिक्स हैं जिनके लिए हमें डिस्कशन करनी होगी। तो जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, हमें डिफ़ाइन करना होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स के बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो होगा हमारा वो प्रोग्राम के एल्गोरिथम्स के हवाले से होगा कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और उनके फ़वाइद क्या होते हैं। फिर मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की मदद से इस टॉपिक को भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रोग्राम फ्लो चार्ट क्या होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से फ्लो चार्ट को डिज़ाइन किया जाता है। और लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो है डाटा स्ट्रक्चर्स और उनकी टाइप्स के हवाले से। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले इस लफ्ज़ का मतलब क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है इसका कि किसी भी कम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर या किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त जो स्टेप्स लिए जाते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। कि आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हों या किसी क्राइसिस का शिकार हों और वहाँ आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ें ताकि उस सिचुएशन से बाहर आ सकें, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम यहाँ क्यों बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। देखिए, कंप्यूटर की जो इन्वेंशन है वो हुई एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप की वजह से है। क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, कंप्यूटर इन्वेंट ही क्यों किया हमने, इसके कॉजेस अगर देखें तो कंप्यूटर जो है वो एक सॉल्यूशन था हमारे पास एक प्रॉब्लम का। और प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, वो थी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस। कि मैथमेटिक्स हमारे पास हमें पता है कि भाई उसमें काफ़ी कम्प्लेक्स जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म करने को मिलती हैं हमें। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमारे पास इंसानी आबादी, तहजीब और इल्म बढ़ता गया, उसी तरीके से हमारे पास जब मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस एक्सटेंड होती गई, नंबर्स हमारे पास डिजिट्स इंक्रीज़ होते गए और उनकी मदद से फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेशंस की वो एक इंसानी दिमाग के बस से बाहर होती गई। ठीक है भाई, यानी बहुत ज़्यादा हैवी कैलकुलेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं। तो आज के दौर में तो हम कंप्यूटर्स का सहारा लेते हैं उनकी एक्यूरेसी के लिए कि वो कंप्यूटेशंस हमारी गलत ना हो। मैनुअली करते तो उसमें गलती के चांसेस भी बहुत होते और बहुत से हादसात हो सकते थे। तो ये कंप्यूटर की डेवलपमेंट भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का नतीजा थी। ठीक है भाई। अब हम आज के दौर में प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक और सिनेरियो जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक्सप्लेन करते हैं वो है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग। कि जो कि हमारी जो ये न्यू बुक जो है, इस पूरी बुक में और इस पूरे साल हमने जो है मुख्तलिफ डिटेल के अंदर प्रोग्रामिंग के स्टेप्स के बारे में पढ़ना है। और प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारी C++ वो इस साल के कोर्स में इंक्लूडेड है। तो इसीलिए सबसे पहला जो हमारा जो चैप्टर है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और एल्गोरिथम से रिलेटेड है। तो जब कभी भी हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम हमारे लिए एक चैलेंज, एक प्रॉब्लम की तरह होता है। तो ये नहीं कि कंप्यूटर पे आप डायरेक्ट अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओपन करी और शुरू होगा, डायरेक्ट कोड बनाना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। इसके लिए स्टेप यही होता है कि सबसे पहले बैठ करके आपको कुछ जो है वर्किंग करनी होती है, कुछ थ्योरेटिकल वर्किंग करनी होती है। और वो थ्योरेटिकल वर्किंग में आप डिफ़ाइन करते हो कि आप प्रोग्राम आखिर बना क्यों रहे हो, उसकी ज़रूरत क्यों है। तो वो सारे स्टेप आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कहलाते हैं। अच्छा भाई, अब आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को कि किस तरीके से चल करके हम जो है अपने इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को पूरा करते हैं, यानी कि ये स्टेप्स होते ही क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे मेन जो हमारा हिस्सा होता है वो सबसे पहले होता है कि अपने ऑब्जेक्ट को यानी अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना। तो डिफ़ाइन द प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली आपके ऑब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन करने को कहते हैं कि आप जिस मकसद के तहत प्रोग्राम बना रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड में पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको सारी मिसाल प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड दूंगा ताकि समझने में आसानी रहे। तो आप कंप्यूटर पे कोई कोडिंग या कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपसे किस किस्म का डाटा आपने यूज़ करना है, कौन से आपने कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़ करना है, कौन से सॉफ्टवेयर्स की मदद से ईज़िली ये काम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो ये सब पहला फेज़ आ जाता है जिसको डिफ़ाइनिंग द प्रॉब्लम कहते हैं।
एक दफ़ा इस फेज़ से आप गुजर गए तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग द सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन प्लान करते हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटेड तरीके भी हो सकते हैं कि हम एक ही मकसद को हासिल करने के लिए एक से ज़्यादा तरीक़ों से भी जो है हम गुज़र सकते हैं। अब हमें फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेटजीज़ बनानी होती हैं कि बहुत सारे तरीक़ों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमारे लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल तरीका होगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें आपको लगी बड़ी ज़ोर की भूख और आपके पास जेब में थे सिर्फ 100 रुपये। अब आपको भूख लगी और आपके पास 100 रुपये हैं, तो सबसे पहले तो आप सोचें कि भाई आपका ऑब्जेक्ट क्या है कि आपने अपनी जो भूख है उसको ख़त्म करना है और रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हैं, सिर्फ 100 रुपये। अब आप 100 रुपये में किस तरीके से भाई अपना खाना खा सकते हैं। अब या तो आप 100 रुपये में दाल रोटी खा लें जा करके होटल पे, ठीक है, या आप 100 रुपये में क्या कर सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ ले लें, ठीक है, उससे थोड़ा टेस्ट भी आ जाएगा। अब आपको भूख लगी है, अब आप जिंगर भी ले सकते हैं। जिंगर 100 रुपये में कव्वे का आएगा, चिकन का तो नहीं आएगा। तो अब आप 100 रुपये में आप लिमिटेड काम कर सकते हैं। अंडे वाला बर्गर हाँ आ जाएगा, आप अंडे वाला बर्गर खा के खुश हो सकते हैं। तो अब एक प्रॉब्लम है भूख और उसके सॉल्यूशन से मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव, ठीक है भाई, या तो गरीबों की तरह दाल रोटी खा लें खुश रहें, या फिर आप फ्रेंच फ्राइज़ खा लें, या अंडे वाला बर्गर खा के खुश हो जाएं। अब आपने इसमें से देखना है कि आपकी भूख कितनी है और किस में आपका स्टैंडर्ड भी मेंटेन रह जाएगा और आप अपनी रिसोर्सेज में रहते हुए काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप मुख्तलिफ सॉल्यूशंस में से जो सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो सॉल्यूशन होगा आपका सेलेक्टेड स्ट्रेटजी। ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हुए हमने डिफ़ाइन किए, लेकिन उसमें से कोई एक आप जब सेलेक्ट करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी कहलाती है। तो इन जनरल स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि भाई वो अप्रोच जिसके ज़रिए आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। और ये स्ट्रेटजी जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप से गुजरते हैं तो एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि भाई कितने तरीक़ों से हम इस मसले को हल कर सकते हैं और उनमें से हमारे लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है भाई। तो फिर जब आप एक स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर फाइनली उस स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप लिखना, यानी कि उसके स्टेप्स डिफ़ाइन करना कि भाई इस तरीके से मैं ये अपना मसला हल करूँगा। उस स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं या एल्गोरिथम ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं। तो ये आगे चलकर अभी एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करेंगे। तो जब आप एक स्ट्रेटजी डिसाइड कर लें कि जी ये मेरे मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस थे और उन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में से ये वाला सॉल्यूशन ये मेरा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, अब मैं इसके स्टेप्स को डिफ़ाइन करूँगा। तो वो फिर जब आप स्टेप्स डिफ़ाइन करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन जो होती है, प्रोसीजर जो होता है, उसको हम प्रोग्राम एल्गोरिथम कहते हैं। तो गोया अगर हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को अगर समराइज़ करें तो हमारे पास 4 बेसिक स्टेप्स बनते हैं, यानी कि हमने जो अब तक डिस्कशन करी है उसको हम 4 हेडिंग्स के ज़रिए समराइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो था कि भाई जब भी आप कभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कभी प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या कोई भी किसी भी लेवल की अगर आपने प्रॉब्लम कंप्यूटर के अलावा भी अगर अपनी लाइफ में सॉल्व करनी हो, तो हमेशा याद रखें कि सबसे पहले डिफ़ाइन द प्रॉब्लम आपका फर्स्ट स्टेज होता है। कि जो भी आप जिस मकसद को हासिल करना चाह रहे हैं उस मकसद को पहले डिफ़ाइन करें अच्छी तरीके से कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस के कोर्स को सेलेक्ट करने के बाद आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है भाई, कि ये डिग्री आपकी जो आप मैट्रिक की सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई इतने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना आपको फोकस देना है, इतने सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। फिर अब आप ये काम करेंगे किस तरीके से, उसके लिए आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि मैं दिन में इतने घंटे पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, इस सब्जेक्ट को इतना। तो ये फिर आप सॉल्यूशन एक पुट फॉरवर्ड करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपनी, तो वो एक से ज़्यादा तरीक़ों से आप अपनी स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं, ठीक है। और फिर उसमें से किसी एक स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करके आप उसके ऊपर अमल करते हैं। तो सेलेक्ट करना एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी और फिर उसके बाद आखिरी हिस्सा जो होता है, जो हमारा 4th स्टेप होता है, वो कहलाता है इम्प्लीमेंटेशन द सॉल्यूशन। तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो जो आप स्ट्रेटजी बनाते हैं और जो अपनी स्ट्रेटजी को आपने पूरा अच्छी तरीके से एल्गोरिथम बना करके, फ्लो चार्ट बना करके जब डिफ़ाइन किया होता है, तो फिर उस डेफिनेशन और उस स्टेप्स के हिसाब से अमल करने का जो हमारा फेज़ होता है वो 4th फेज़ होता है, जिसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन के साथ एक और चीज़ अटैच होती है जिसको हम कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन या इवोल्यूशन। कि आप अपने प्लान में वक्त के साथ साथ कोई मॉडिफिकेशन आ जाती है तो उसको बेहतर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ हम अपनी स्ट्रेटजी को हर थोड़े अरसे के बाद रिव्यू भी करते हैं और उसको इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हैं।
तो ये हमारे बेसिक 4 स्टेप्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कहलाते हैं। तो आपको रियल वर्ल्ड की मिसाल से जो है ये समझाता हूँ कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड में हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स इम्प्लीमेंट होते हैं। आप में से जो बच्चे जिनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है और आगे चल करके वो कंप्यूटर प्रोग्रामर बनेंगे, तो जब आप किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस से, किसी फर्म से मुंसलिक होंगे, तो वहाँ आपको चल करके नज़र आएगा कि किस तरीके से सारे स्टेप्स आपस में हारमोनी में काम करते हैं। तो वहाँ होता ये है कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, यानी कि जिसने सॉफ्टवेयर बनवाना होगा वो कंपनी से कांटेक्ट करेगा और बताएगा कि भाई मुझे अपनी कंपनी के अंदर या अपने डिपार्टमेंट में इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ये है। फिर आप जाकर के उससे सबसे पहले तो जाकर के मीटिंग करेंगे और उसकी सारी डिटेल्स लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप यानी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वाला, आप उससे उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूछेंगे। फिर क्या होता है, आप छूटते उससे बजट पूछेंगे, भाई कि आपका बजट कितना है, तो कितने बजट के अंदर रहते हुए हमने फिर वैसे ही हार्डवेयर कंपोनेंट्स रखने हैं, वैसे ही फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है जो उस बजट की रेंज में भी उस बंदे के आ जाए और जो है फिर हमें काम भी उस पर करने में आसानी रहे। तो ये दोनों चीज़ें पहले डिसाइड होती हैं कि कंपनी पे कितना करना चाह रही है और उस पेमेंट के अंदर आप उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। तो ये पहला फेज़ आपका डिफाइनिंग में सब कुछ कंप्लीट हो गया, डिसाइड हो गया। फिर उसके बाद अब आपका काम शुरू होता है कि भाई अब हमारे पास ये टारगेट है, इसको अचीव करना है और ये बजट है। फिर सॉफ्टवेयर हाउस में सब बैठते हैं और जो है जितने भी जो कोडर्स होते हैं, जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं, वो सब बैठ करके उस प्रॉब्लम के ऊपर एक ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद टीम्स बनती हैं और सब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है भाई। सबसे डिस्कशन करते हैं और सारे प्रोग्रामर्स को टास्क दिया जाता है कि भाई इसका आपने जो है मॉडल बना करके एक वर्किंग मॉडल कि किस तरीके से इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है, वो सबमिट कराना है। तो फिर जो सीनियर प्रोग्रामर्स होते हैं वो उसका पूरा मॉडल बनाते हैं और फिर उसमें से उसके जो मुख्तलिफ मॉडल्स बना करके पेश किए जाते हैं, तो उस पर डिस्कशन होती है और जो सबसे ज़्यादा उस के लिए हिसाब से जो है सूटेबल होता है, तो फिर उस मॉडल को सेलेक्ट करके फिर उसके ऊपर काम किया जाता है। फिर उसके काम को किस तरीके से करना है, उसकी किस तरीके से कैटेगराइजेशन करनी है और मुख्तलिफ लोगों के अंदर क्या टास्क डिस्ट्रीब्यूट करने, तो फिर वो उस प्रोग्राम को सॉल्व करने का पूरा एल्गोरिथम बनाते हैं कि अब ये हमने स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर ली है ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ में से और इस स्ट्रेटजी के ऊपर अब हमने काम करना है। फिर जब वो स्ट्रेटजी की फ़ाइनल पूरी एल्गोरिथम के स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं कि भाई इस बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने ये हिस्सा कोड का कंप्लीट करना है, आपने ये करना है, इस तरीके से कंपाइल करना है और ये टास्क हमारा इतने दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद उस इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ फॉलो अप के प्रोसेसेस चलते रहते हैं। यानी कि क्लाइंट पूछता है भाई कितना % काम हो गया, फिर आप वहाँ जा कर के अपने सॉफ्टवेयर को फर्म में रन करते हो, टेस्टिंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन और फॉलो अप का हिस्सा होती हैं। तो इस तरीके से जा कर के आपका जो है वो एक पूरा टास्क कंप्लीट होता है। अच्छा भाई, यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स का भी जिक्र किया था, तो स्टूडेंट्स से रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि शुरू के प्रॉब्लम सॉल्विंग के 3 स्टेप्स तो बहुत ही अच्छे जो है ना स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, प्लान भी बना लेते हैं कि भाई पढ़ना किस तरीके से, स्ट्रेटजी बनती है, टाइम टेबल भी बनता है, लेकिन ये जो लास्ट वाला स्टेप होता है ना इम्प्लीमेंटेशन का, बस ये गायब हो जाता है। और इसके गायब होने की वजह से होता ही है कि फिर जब इन दी एंड एग्ज़ाम्स होते हैं तो उससे पहले बस आंखें खुलती हैं कि अरे ये क्या, अब तो पेपर शुरू हो गए। तो पेपर में कामयाबी के लिए ज़रूरी ये है कि यही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स आप अपने जो है ना स्टडीज़ में भी अप्लाई करें, एक स्ट्रेटजी बनाएं, प्लान करें कि भाई आपने जो है डेली इतना टाइम अपनी स्टडीज़ पे स्पेंड करना है। तो इंशाल्लाह ताला ये स्लोली आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, तमाम सब्जेक्ट्स का। और फिर इन दी एंड आपको जो है ना गैस पेपर्स की और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है इसी चीज़ को आसान करने के लिए हम जो है प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम्स बनाते हैं। तो एल्गोरिथम होता क्या है, जो स्ट्रेटजी, जो प्लान, जो सॉल्यूशन जो हमने डिसाइड किया होता है कि भाई हमने अपना इस पाथ पे चलते हुए इस रास्ते से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसको अब स्टेप बाय स्टेप कि पहले इस काम को करने के लिए हमें पहला स्टेप क्या करना होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो वो पूरी एक सीक्वेंस यानी कि सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस के फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फिर तो वो सारी चीज़ें जो हम डिफ़ाइन करते हैं उसको हम प्रोग्राम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है भाई। तो इसीलिए इसको एल्गोरिथम की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि इट इज़ अ सीक्वेंशियल या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट एक्सप्लेन्स हाउ अ प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड। तो ये हमारी एल्गोरिथम की डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ आपके सिलेबस के अंदर थोड़ा सा जो सिलेबस जो डिज़ाइन किया बोर्ड ने, तो उसमें आपके
फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के कंसेप्ट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद अलग से एक्सप्लेन किया है, वरना आगे चल कर के जब आप एडवांस लेवल पर जब आप जो है प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा तो उसमें ये एल्गोरिथम और आपका फ्लो चार्ट जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स के दौरान ये इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। ठीक है भाई, कि जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उस स्ट्रेटजी का एल्गोरिथम पहले डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद फिर उसी एल्गोरिथम को जो है जब आप एक डिज़ाइन की सूरत में एक आप मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल जो है बॉक्सेस की मदद से शो कर रहे होते हैं तो फिर वही एल्गोरिथम आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। तो फ्लो चार्ट जो होता है एक्चुअली वो एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें पिक्चर्स या ड्राइंग आर्ट की मदद से ज्योमेट्रिकल शेप्स की मदद से आप जो है प्रोग्राम के स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं। और एल्गोरिथम जो होता है वो एक तरह का सूडो कोड होता है। सूडो कोड मतलब कि टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ होता है और उसके ज़रिए टेक्स्ट के ज़रिए विदाउट प्रोग्रामिंग सिंटैक्स को यूज़ किए हुए आप बताते हैं कि आपने प्रोग्राम का कोड किस तरह से बनाना है। ठीक है भाई, तो स्टेप बाय स्टेप आप जनरल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए स्टेप्स लिखते हैं, तो वो आपका एल्गोरिथम। और फिर उसी एल्गोरिथम की जब डायग्राम बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथम्स बनाने का आखिर फ़ायदा क्या होता है, ये क्या रोल अदा करते हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप में। तो जैसे कि आपने अभी आजकल एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, SOPs। ठीक है भाई, तो SOPs का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो एल्गोरिथम हमारे पास किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते वक्त उसके SOPs होते हैं कि भाई अगर आपने ये काम करना है तो ये उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि पहले आपको इस स्टेप से गुजरना होगा, उसके बाद फिर अगले स्टेप से गुजरना होगा। ठीक है भाई, तो वो स्टेप बाय स्टेप्स और सारे स्टेप्स की एक सीक्वेंस होती है कि कोई भी स्टेप आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब कभी भी अगर कोई जो है नया शख्स भी उस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेगा, उसका एल्गोरिथम देखेगा, तो उसको सारे स्टेप्स में वो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि बाज़ औक़ात कंप्यूटर को जो ऑपरेट कर रहे होते हैं, एक प्रोग्रामर ने तो प्रोग्राम बना दिया, अब उसके बाद जो उसका एंड यूज़र होगा जो उस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा होगा, इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, ज़रूरी नहीं कि वो पूरे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की डिटेल जानता हो, लेकिन उस तरीके से उसको अगर एल्गोरिथम और सारी जो है फ्लो चार्ट के डॉक्यूमेंट्स की मदद से समझाया जाएगा तो उसको काम करने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप एल्गोरिथम बनाएं सबसे पहले। प्रोग्राम की डायरेक्ट कोडिंग बनाने से पहले उसकी रिटन थ्योरेटिकल स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शंस लिखना और फिर उसके बाद उन इंस्ट्रक्शन से फ्लो चार्ट बनाना, ये दोनों आपके प्रोग्रामिंग के इंतहाई अहम स्टेप्स होते हैं। तो कभी भी जब आप एल्गोरिथम लिखें तो कुछ बातों का ख्याल रखिएगा कि एक अच्छा एल्गोरिथम वही होता है जिसके अंदर आपने प्रिसाइजली अपने स्टेप्स को डिफ़ाइन किया हो, जिसमें कोई एम्बिगिटी ना हो, यानी कि कोई बात ऐसी नहीं हो जिसके दो मायने निकलते हो, जिससे जो है प्रोग्राम का आगे जब कोडिंग की जाएगी तो उससे कन्फ्यूजन हो कि आखिर इसका लाइन का मतलब क्या था। तो हर चीज़ को बहुत ही क्लियर वे में, क्लियर वर्ड्स के अंदर, विदाउट किसी कन्फ्यूजन के आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो ये एक अच्छे एल्गोरिथम की खुसूसियात हैं कि स्टेप बाय स्टेप बताएं। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स बनाएं जो कि एफिशिएंटली कोड बनाने में भी आसानी रहे और उनके मतलब बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब ये बात कि एल्गोरिथम बनाएं किस तरह से, तो इसके लिए अब आपको कुछ जो है छोटी मोटी मिसालों के ज़रिए जो आपकी बुक में दी गई हैं कि किस तरीके से हम एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो जो है उन एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब पहली मिसाल जो आपकी बुक में दी है बड़ी ज़बरदस्त दी गई कि मेकिंग अ कप ऑफ टी। क्या बात है, चलो चाय बनाते हैं। प्रोग्रामिंग सीखें ना सीखें, चाय बनाना सीख लेंगे आज हम कि भाई चाय बनती कैसे है। तो भाई चाय बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि भाई आपने आउज़ुबिल्ला बिस्मिल्लाह और एक अदद जो है आपने किसी भी बर्तन के अंदर पानी लेना है। ठीक है, फ्रेश वाटर ले लें और एक केटल के अंदर आप पानी रख कर के उसको थोड़ा गर्म कर लें। जब पानी गर्म हो जाए तो उसके बाद उसमें चाय की पत्ती डाल दें थोड़ी सी। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें दूध डालें और फिर चीनी डालें और फिर उसको थोड़ा उबलने दें, और जब वो उबल जाएगा तो फिर उसके बाद आपकी चाय तैयार। अब ये स्टेप्स हैं, ठीक है ना, सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं। इनको इसी स्टेप से अगर आप जो है लेके चलेंगे तो चाय बनेगी। अगर आपने स्टेप्स आगे पीछे किए, जैसे फ़र्ज़ करेंगे आपने पहले केटल ले ली, उसमें पत्ती डाल करके गर्म करने के लिए रख दिया, जब पत्ती गर्म हो गई तो फिर उसके बाद जो है ना पत्ती को उबालने के बाद आपने उसमें पानी, दूध, चीनी डाल करके मिक्स करके पी लिया, जो शानदार बन जाएगा, फिर चाय नहीं बनेगी। तो स्टेप्स को सीरीज़ में फॉलो करना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से अब हम ज़रा थोड़ी दूसरी मिसाल जो है वो प्रोग्रामिंग के हवाले से दी हुई है इन्होंने कि फ़र्ज़ करें कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो अब इसका एल्गोरिथम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे आप
कि सबसे पहले स्टेप तो आपने स्टार्ट करना है प्रोग्राम को स्टार्ट करते वक्त आपने जो है वेरिएबल्स को डिसाइड करना है। वेरिएबल्स ऐसे जो है ना वैल्यूज़ को कहा जाता है जिसके अंदर हम कोई दूसरी वैल्यू को या चेंजिंग वैल्यूज़ को हम सेव कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग की ज़बान में हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके अंदर की वैल्यूज़ को मॉडिफाई किया जा सके या जो ऑल्टर की जा सके उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और अगर आप किसी चीज़ की किसी कंटेंट के डाटा को चेंज ना कर सकें, जो फिक्स्ड वैल्यू हो और वो सिर्फ एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती हो और उसको ऑल्टर ना किया जा सके, तो फिर उसको कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है भाई। तो जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर एक्स वाई जेड यूज़ करते हैं तो वो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं और उस एक्स के अंदर आप कोई सी भी वैल्यू जो है सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ 2, 3, 4, तो ये 2, 3, 4 जो डिजिट्स हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। 2 किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा सिवाय खुद के 2 को। ठीक है भाई। अच्छा, तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम शुरू किया तो हमने सबसे पहले प्रोग्राम के शुरू में 3 अदद वेरिएबल्स लिए, एक नंबर 1 और एक नंबर 2 और एक तीसरा सम के नाम से। फिर हमने स्टेप 3 जो था एल्गोरिथम का, उसके अंदर क्या किया कि अब चूँकि हमें एडिशन करवानी है 2 नंबर्स की, तो ये जो 2 वेरिएबल्स हैं इनके अंदर वो नंबर सेव होंगे। और तीसरा वेरिएबल जो है हमने यूज़ किया है, इसको आगे चल के यूज़ करेंगे और इसके अंदर रहते हुए इन दोनों को प्लस करवाएंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम में कंप्यूटर को कहा कि रीड करो कि इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर कौन सी वैल्यूज़ हमने सेव करवाई हैं, या हमसे इनपुट में पूछो कि इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर कौन से नंबर्स हैं जो रखने हैं। जब एक दफ़ा यूज़र उन वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर देगा, कंप्यूटर उसको मेमोरी से उठा करके उन दोनों नंबर्स को फिर अपने पास सम करेगा। ठीक है भाई। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लिया कि मेमोरी के अंदर इस वेरिएबल 1 में और वेरिएबल 2 में जो नंबर्स थे उन दोनों को ऐड करो और उसका जो आंसर है उसको थर्ड वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो। फिर उसके बाद स्टेप 5 में हमने इंस्ट्रक्शन दी कि डिस्प्ले सम, कि भाई अपना जो भी टोटल आया उसको डिस्प्ले कर दो। और लास्ट स्टेप स्टॉप कि प्रोग्राम हो गया ख़त्म। तो ये कोई प्रोग्राम नहीं है हमारा एक्चुअल, बल्कि ये प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन है एल्गोरिथम की सूरत में कि अगर हमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना हो सी लैंग्वेज के ऊपर कि भाई किस तरीके से अपने नंबर्स को ऐड करना हो, तो ये उसके सी प्रोग्राम का एल्गोरिथम है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा एल्गोरिथम है वो एक प्रोग्राम का है जिसमें हमें 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है। जिस तरीके से हमने 2 नंबर्स का सम निकाला है, बिल्कुल इसी तरीके से हम 3 नंबर्स का एवरेज भी निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग स्टेप 1 और 2 बिल्कुल सेम रहेगा कि भाई सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद डिक्लेयर करेंगे 3 वेरिएबल्स को। इस दफ़ा थर्ड वेरिएबल का नाम चेंज करके एवरेज रख दिया। ठीक है भाई। और नंबर्स में हमने चूँकि यहाँ पे 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है, इसलिए नंबर 1, नंबर 2 और एक एक्स्ट्रा नंबर 3, तो 3 वेरिएबल्स ही हो गए और एक चौथा वेरिएबल जिसमें हम एवरेज वैल्यू को इनकी जब फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसको जो है वो एवरेज के वेरिएबल में अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला एवरेज का बहुत ही सिंपल सा है कि सबसे पहले जितने भी नंबर दिए हैं उन तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे और फिर प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें उन 3 नंबर्स का एवरेज मिल जाएगा। तो ये हमने फार्मूला यूज़ किया और इस फार्मूले से जो भी आंसर आया वो फिर एवरेज के अंदर सेव हो गया। इसी तरीके से चौथा हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट करने का एक एल्गोरिथम बनाया है कि किस तरीके से हम जो है एक प्रोग्राम एल्गोरिथम बना सकते हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो पहले आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसका ज्योमेट्रिकल फार्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, तो हमारे पास एक बॉक्स जो होता है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक उस बॉक्स की लेंथ, एक विड्थ और एक उसकी हाइट। तो ये 3 चीज़ें अगर हमें पता हो किसी भी एक ज्योमेट्रिकल बॉक्स की, यानी कि रेक्टेंगुलर टाइप ऑब्जेक्ट की, तो हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने सबसे पहले और फिर जैसे कि जिक्र किया कि भाई वॉल्यूम अगर बॉक्स का कैलकुलेट करना हो तो आपको 3 लेंथ की डायमेंशंस चाहिए होंगी, एक लेंथ, विड्थ और एक हाइट। और ये तीनों चीज़ें मिल करके क्या कैलकुलेट करेंगी, वॉल्यूम। तो हमने 4 वेरिएबल्स जो है लेंथ, विड्थ, हाइट और वॉल्यूम के डिसाइड कर लिए। फिर उसके बाद कंप्यूटर को कहा कि भाई लेंथ, विड्थ और हाइट ये 3 वो वैल्यूज़ हैं जो कि यूज़र से पूछनी है और उसका आंसर यूज़र खुद डिफ़ाइन करेगा कि लेंथ कितनी रखनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी। इस डाटा को यहाँ से लेकर के आपने फार्मूले में पुट करना है और फार्मूले में इन तीनों चीज़ों के दरमियान मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगाया और उससे जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम के बॉक्स में सेव हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमने इसी वॉल्यूम को डिस्प्ले पे लिख दिया कि भाई इसको आखिर में आउटपुट यानी प्रिंट कर देना, और ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स का कंप्लीट। इसी तरीके से 5वां जो हमारा एल्गोरिथम है प्रोग्राम का वो है परसेंटेज कैलकुलेशन का,
ये जितनी भी बुक के अंदर मिसालें दी हुई हैं, इससे अच्छे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि भाई हमारे पास पेपर में इससे रिलेटेड कोई एल्गोरिथम बनाने को दे दे। तो अगर इस स्टेप्स की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई फार्मूला या कोई और आपको पर्पस दिया कि भाई आपने जो है मिसाल के तौर पे आपने वॉल्यूम बॉक्स का कैलकुलेट किया, आप वॉल्यूम ऑफ अ ट्रायंगल निकालिए, तो आपने मैथ्स के अंदर ट्रायंगल का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला पढ़ा होगा। तो आप इसी स्टेप्स के ज़रिए सिर्फ फार्मूला चेंज करके और वेरिएबल्स के नेम चेंज करके आप उस प्रोग्राम का एल्गोरिथम खुद से बना सकते हैं। तो अब परसेंटेज अगर कैलकुलेट करनी हो किसी जो है ना आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले तो आपने जो है कि परसेंटेज जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी कि भाई टोटल मार्क्स क्या होते हैं और ऑब्टेन मार्क्स क्या होते हैं। तो इसके लिए आप जो है आप अपने वेरिएबल्स डिसाइड करेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन लिख सकते हैं, टोटल मार्क्स लिख सकते हैं और एक परसेंटेज। तो 3 वेरिएबल्स आप बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने थोड़े से नाम चेंज कर लिए, आप वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स जो है वो आप अब उसकी वैल्यू डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है भाई। और जो वैल्यू आप इंटर करेंगे फिर फार्मूले में कंप्यूटर उन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो यूज़ करके फार्मूला आपका आंसर कैलकुलेट करेगा। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है कि जो मार्क्स ऑब्टेन होते हैं उनको डिवाइड करते हैं आप टोटल मार्क्स से, और फिर उस आंसर को जो डिवीजन का होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, उससे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी और फिर आप प्रिंट करके आउटपुट स्टेटमेंट के ज़रिए उस परसेंटेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। तो ये आपका एक एल्गोरिथम बन गया परसेंटेज कैलकुलेशन का। अच्छा भाई, अब यहाँ पर हमारा एल्गोरिथम वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट जो होता है वो एल्गोरिथम ही की एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं। तो फ्लो चार्ट जो होता है वो एक पिक्टोग्राफ भी कहलाता है, और जो आपका एल्गोरिथम होता है उसको सूडो कोड भी कहते हैं। सूडो कोड का मतलब कोई ऐसा कंप्यूटर कोड जो कि आपका सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया और उसमें कोई सिंटैक्स वगैरह यूज़ ना किए गए। तो सिंपल शॉर्टकट लैंग्वेज में जो आप कोड लिखते हैं तो उसको सूडो कोड भी कहते हैं। तो एल्गोरिथम को शॉर्ट फॉर्म में सूडो कोड कहा जाता है और फ्लो चार्ट को पिक्टोग्राम्स भी कह सकते हैं। तो फ्लो चार्ट के बारे में डिटेल में तो आप वैसे ऑलरेडी पिछले साल पढ़ चुके हैं, जब हमने प्रोग्रामिंग के हवाले से इंट्रोडक्शन दिया था तो वहाँ पर आपको इनिशियल स्टेप्स में आपको फ्लो चार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप एल्गोरिथम बना लेते हैं तो फिर उसी एल्गोरिथम के स्टेप्स को एक सर्टेन सिंबल्स की मदद से, मैथमेटिकल बॉक्सेस की मदद से, ये ज्योमेट्री के जो आप यूज़ करते हैं सिंबल्स, इनकी मदद से आप शो करते हैं तो वही एल्गोरिथम फिर फ्लो चार्ट बन जाता है। तो इसके लिए हम कुछ ज्योमेट्री के जो सिंबल्स यूज़ करते हैं तो इनके एक जनरल मीनिंग्स होते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो उसके लिए आप इन्हीं बॉक्सेस को इस्तेमाल करते हुए उसका फ्लो चार्ट प्रोग्राम का कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कभी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना हो या एंड करना हो तो उसके लिए हम टर्मिनल्स यूज़ करते हैं जो कि ओवल शेप के होते हैं। इसी तरीके से प्रोग्राम के अंदर जब हमें लिंक शो करना हो कि एग्जीक्यूशन जो हो रही है इंस्ट्रक्शंस की वो एक से दूसरे स्टेप की तरफ जब जा रहे होते हैं तो उसके लिए टॉप टू डाउन 2 बॉक्सेस को लिंक करने के लिए और उनका फ्लो ऑफ ऑपरेशन शो करने के लिए हम एरोज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एरोज़ फ्लो ऑफ जो है एग्जीक्यूशन को भी शो करते हैं, और साथ में किसी एक स्टेप के ऊपर अगर एक से दूसरे बॉक्स की तरफ पॉइंटर के तौर पे जो है इशारा किया गया हो कि एक कोडिंग को एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ डाइवर्ट किया गया हो तो ये उस पॉइंटिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद हम रेक्टेंगुलर बॉक्स जो यूज़ करते थे उसको किसी भी प्रोसेस को शो करने के लिए, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होते तो उसके लिए यूज़ करते थे। पैरेललोग्राम को इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशन को शो करने के लिए यूज़ करते थे। डायमंड शेप को डिसीजन मेकिंग के लिए शो करते थे। और इसके अलावा भी कुछ हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था लास्ट ईयर, तो वो तमाम सिंबल्स उसी तरीके से आप सारी ज़िंदगी जब भी कभी फ्लो चार्ट बनाएंगे तो सेम मकसद के तहत यूज़ करेंगे। अच्छा भैया, अब इसका फ़ायदा क्या होता है हम जो ये फ़्लो चार्ट बनाते हैं? तो फ्लो चार्ट का फ़ायदा ये होता है कि एल्गोरिथम के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो होती है और विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो फ्लो चार्ट की मदद से प्रोग्राम की दी जा सकती है। तो अगर आप एक सीनियर प्रोग्रामर हैं और आपने प्रोग्राम की लॉजिक जो डिसाइड हुई है, अब आपने उसके बाद उसको आगे टीम को देना है कोड करने के लिए, ठीक है भाई, कि भाई अब दूसरी टीम जो है वो उसके कोड करेगी, यानी कि इस फ्लो चार्ट को देखते हुए, इस प्रोग्राम के फ्लो और रिदम को समझते हुए अब दूसरे प्रोग्रामर्स जो हैं उनको इस प्रोग्राम की उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर रहते हुए जो डिसाइड की गई है उस पर कोड बनाना है। तो उस एक फ्लो चार्ट को देखते हुए वो उस प्रोग्रामिंग का फिर वो कोडिंग शुरू करते हैं। तो अगर वो एल्गोरिथम देखते तो एल्गोरिथम देखने में, उनको रीड करने में, आपको पता है ना चीज़ें जब हम पढ़ते हैं बुक में तो ऐसे समझने में मुश्किल होती है, लेकिन अगर कोई खूबसूरत सी कोई क्रिएटिव
पिक्चर बनी हुई हो, डायग्राम बनी हुई हो, तो उससे समझने में आसानी रहती है। इसकी मिसाल हम आपको एक फ़्लो चार्ट की मदद से देते हैं कि अभी हमने मुख्तलिफ़ एल्गोरिथम्स बनाए थे, तो उन एल्गोरिथम्स के लिए आपको हर स्टेप पे लाइन को, टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता था अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर उससे एक बड़ा प्रोग्राम लेकिन बनिस्बत एक कम जगह में और एक बहुत अच्छी टेक्निक से एक फ़्लो चार्ट सिम्बल्स की मदद से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इसको समझने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। अब यहाँ देखें एक सैम्पल प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं कि हमने एक फ़्लो चार्ट बनाया है और इसकी मदद से हम जो है किसी भी जो है परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे और 3 वेरिएबल्स के दरमियान जो है हम परसेंटेज को कैलकुलेट करके, यानी 3 गिवन इनपुट वेरिएबल्स के नंबर्स पर हम यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और उससे अगर परसेंटेज 70% से हमारी जो है अबव आई तो सही है, हमने वेल डन लिखना है, अदरवाइज़ हमने वर्क हार्ड लिखना है। ठीक है, तो अब हमने फ़्लो चार्ट शुरू किया। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो टर्मिनल, स्टार्टिंग टर्मिनल बना दिया स्टार्ट का। फिर उसके बाद एरो कि हमने जो है 3 अदद इनपुट वेरिएबल्स लेने थे, तो लिहाजा हमने इनपुट वेरिएबल्स लिए और उसमें इनपुट के साथ एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स के नाम रख दिए। फिर उन तीनों नंबर्स का जो आपका रिज़ल्ट आया वो सारे नंबर्स को हमने सम कर लिया और परसेंटेज हासिल करने के लिए आप ऑब्टेन मार्क्स को, यानी ये जो सम के अंदर टोटल मार्क्स हैं, इनको डिवाइड करेंगे अपने टोटल वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब टोटल वैल्यू यहाँ पे आप फर्स्ट करें 100 मार्क्स के 3 पेपर्स से, तो तीनों के 300 टोटल था, 300 से डिवाइड कर दिया और जो भी आपने सम हासिल किया था उसको 300 से डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर परसेंटेज में शो हो जाएगा। उसके बाद फिर ये आपका इनपुट हो गया, स्टार्ट इनपुट कैलकुलेशन 2 स्टेप्स में, पहले सम किया, फिर डिवाइड करके परसेंटेज के फॉर्मूले से परसेंटेज कैलकुलेट करी, फिर डिसीजन बॉक्स कि आप कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये परसेंटेज 70 से ग्रेटर देन है कि नहीं है। तो 2 ऑप्शन है, या तो होगी या नहीं होगी। अगर 70 से ग्रेटर देन है यस, तो प्रिंट कर देना वेल डन, और अगर 70 से वो लेस होती है तो नो, फिर आप क्या प्रिंट करेंगे, वर्क हार्ड। अच्छा, बुक में गलती हो गई है, ये इन्होंने गलती से दोनों जगह प्रिंट वेल डन लिख दिया है। वो शायद इसलिए लिख दिया है इन्होंने क्योंकि इस दफ़ा तो पास होने वाले और मेहनत करने और ना करने वाले सारे बच्चे कोरोना की वजह से सेम हुए हुए। ठीक है भाई, मेहनत करो नहीं करो, पास तो तुम्हें वैसे ही कर देंगे। तो शायद इसलिए सिंध बुक वालों से गलती हो गई, उन्होंने दोनों जगह वेल डन लिख दिया, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है नो के बाद कंडीशन में यहाँ वर्क हार्ड लिखा हुआ होना चाहिए था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 70 पे वेल डन, लेस देन 70 पे वर्क हार्ड, और फिर इन दी एंड प्रोग्राम ख़त्म। तो एल्गोरिथम के मुकाबले में इस सिंपल फ़्लो चार्ट की मदद से समझने में ज़्यादा आसानी रही, क्योंकि ये एक अच्छी ज़्यादा विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है फ़्लो चार्ट। तो काम एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट दोनों का एक ही है, लेकिन ये कि बस रिप्रेजेंटेशन का विजुअल फ़र्क होता है। एल्गोरिथम टेक्स्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन होती है, फ़्लो चार्ट जो होता है वो सिंबल या शेप बेस्ड प्रेजेंटेशन होती है, इसीलिए इसको पिक्टोग्राम भी कहा जाता है। तो फ़्लो चार्ट जो होता है उसकी मदद से आपका फ़्लो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता प्रोग्राम में अगर कोई गलती हो या प्रोग्राम में कोई लॉजिकल मिस्टेक हो तो उसको आप एल्गोरिथम से ज़्यादा इजीली डिबग कर सकते हैं। फ़्लो चार्ट के ज़रिए आपको वो आपके कंसेप्चुअल मिस्टेक जो है नहीं पकड़ में आएगी। ठीक है, क्योंकि सिंबल्स तो आपने सारे यूज़ किए हुए, सारे सही सिंबल यूज़ किए हुए होंगे, तो उसमें आप प्रोग्राम की लॉजिक मिस्टेक नहीं पकड़ पाएंगे, वो एल्गोरिथम से ईज़िली पकड़ी जाती है। इसके अलावा हमारे पास फ़्लो चार्ट जो हैं वो ईज़िली कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एल्गोरिथम, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन एल्गोरिथम में कोई रूल्स नहीं है, कोई सिंटैक्स नहीं होता। फ़्लो चार्ट बनाने के एक पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, जैसे कि बॉक्स का जो डिज़ाइन है वो फिक्स है, आपको इनपुट के लिए जो है पैरेललोग्राम यूज़ करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग के लिए आपको रेक्टेंगल यूज़ करना होगा, तो आप बॉक्सेस जो है चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। तो फ़्लो चार्ट कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने पहले बता दिया था कि फ़्लो चार्ट को हम पिक्टोग्राम भी कह सकते हैं या पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, और एल्गोरिथम को सूडो कोड कहते हैं। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक बात ख़त्म करते हैं कि भाई हमने 3 बेसिक टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के एक्सप्लेन कर दिए। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, दूसरा फिर एल्गोरिथम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स उसकी देख ली, और फिर फ़्लो चार्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है हमारा वो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और इंशाल्लाह ताला अब आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है वो थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, तो उसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कर दें। थैंक यू।